क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास एम एम बी आर कनेक्टेड बाय द स्प्रिंग resting on horizontal surface. The block are then pulled apart so that stress spring then release, so that ratio of kinetic energy are inversely proportional to their masses. तो मान लो ऐसा है, एक ब्लॉक जिसका मास m1 है, स्प्रिंग से तुमने जोड़ दिया, एक ब्लॉक m2 मास का है, रेस्ट में था ना, इनिशियली रेस्ट में था, तो जब तुमने इसको छोड़ दिया तो किसी टाइम पे मान लो इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। यूज करो मोमेंटम कंजर्वेशन सिस्टम पे, क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा ना, तो नेट मोमेंटम 0 है इनिशियली। क्यों? क्योंकि दोनों रेस्ट में थे, कहीं लिखा होगा पुल अपार्ट सो दैट स्ट्रेच स्प्रिंग एंड देन रिलीज्ड, तो दोनों रेस्ट में थे, तो इनिशियल मोमेंटम 0, तो फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे इसका, m1 इंटू v1, इसको प्लस लिख लो, इसको लिख लो माइनस m2 इंटू v2, ठीक है। या एक और तरीका देखो, ये मोमेंटम, हालांकि तुम इससे भी कर सकते हो, निकाल ही लो कोई बात नहीं, इससे v1 की वैल्यू निकालो, तो इससे v1 की जो वैल्यू आएगी, v1 की वैल्यू, दिस वन इज m2 v2 डिवाइड बाय m1 आ गया। अब इसकी कैंडिडेट लिखो, किसकी, m1 की कैंडिडेट लिखो, m1 की कैंडिडेट एनर्जी, तो m1 की कैंडिडेट बनेगी हाफ m1 इंटू v1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग कर दो, तो क्या बनेगा, m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर डिवाइड बाई m1 का स्क्वायर, तो यहाँ से m1 से m1 कट जाएगा, ये क्या बन गया, m2 v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 m1। अब तुम देखो यहाँ से क्या है, m1 v1 बराबर m2 v2, तो ये तो दोनों बराबर है ना, ये तो पार्टिकल 1 की काइनेटिक एनर्जी हो गई, पार्टिकल 1 की काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली पार्टिकल 2 की जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी, अगर 1 में तुम लिख रहे हो m2 v2, तो 2 में क्या लिखोगे, m1 v1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2 m2 आएगा। सिमिलरली ये k1 है ना, तो ये m1 दिख रहा है, यहाँ पे k2 है, तो यहाँ पे m2 दिख रहा है। अब तुम देखो m1 v1 और m2 v2 बराबर है आपस में, हाँ देखो बराबर आ गया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, 1/m के प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी 1/m के प्रोपोर्शनल है, तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। एक तो ये तरीका है। इसका दूसरा तरीका क्या है, देखो ये है भाई मोमेंटम, ये क्या p1 है पार्टिकल 1 का मोमेंटम, और ये p2 है पार्टिकल 2 का मोमेंटम। इससे क्या प्रूफ हो गया, मोमेंटम कंजर्वेशन से p1 बराबर p2 प्रूफ हो गया, एंड दैट इज p। मान लो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम पार्टिकल 1 का p1 पार्टिकल 2 का p2 माइनस p2 आ गया, इक्वल कर दिया। अब काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम टर्म में क्या होता है, p स्क्वायर अपॉन 2m होता है, फॉर्मूला सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर अपॉन 2m। क्योंकि मोमेंटम सेम है दोनों पार्टिकल का, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग विद स्पीड v हीट इलास्टिकली अनदर पार्टिकल स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m इन फिक्स्ड स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्यूब ऑफ रेडियस r। अच्छा, फाइंड द टाइम व्हेन द नेक्स्ट कोलिजन विल टेक प्लेस। एक ट्यूब बना लो ऐसे, ये ट्यूब है, इस ट्यूब में इसका रेडियस दिया गया स्मॉल r, एक पार्टिकल यहां पे है, एक पार्टिकल यहां मान लो, और ये रेस्ट में पड़ा हुआ है 2m मास वाला, और इसका मास कितना है, इसका मास m है। अभी स्पीड से टकरा रहा है, v स्पीड से टकरा रहा है, इलास्टिकली टकरा रहा है। तो पहले टक्कर के बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरा टक्कर कितने समय बाद होगा। ओके, तो मान लो अब 2m ऐसे है, इसको अलग बना लो, और m को ऐसे बना लो, और इसकी स्पीड v है, तो टक्कर के बाद इसकी स्पीड मान लो v1 हो जाती है, और इसकी स्पीड v2 हो जाती है, m वाले की 2m वाले की। लगा देंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या बनेगा, m इंटू v बनेगा, इसका तो मोमेंटम 0 आएगा, तो मोमेंटम लिखोगे m इंटू v प्लस 0 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम m इंटू v2 प्लस 2m इंटू v1। इससे इक्वेशन क्या बन गया, 2v1 प्लस v2 इक्वल टू v। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अगला इक्वेशन E का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, तो E की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इट इज v1 माइनस v2, और यहाँ से आएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये v से पास जा रहा है ना, तो v लिख लेंगे। इससे क्या बन गया, v1 माइनस v2 इक्वल्स टू v आ गया, इक्वेशन नंबर 2। तो 1 माइनस v1 प्लस v2 इक्वल्स टू v आ गया, इक्वेशन नंबर 2।
अब दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो। तो यहां से V1 की वैल्यू आएगी इट इज V/3 एंड V2 की वैल्यू कितनी आएगी और 3V1, ये V1 आएगा 2V/3 और V2 कितना आएगा, तो 2V/3 यहाँ रख दो, 2V/3 यहाँ रखोगे तो इधर भेज दो, इसके इधर भेजो, बनेगा -V/3। एक बार चेक कर लाएगा 2V/3 माइनस साइन प्लस, ठीक है। अब हो गया, माइनस साइन बता रहा है कि डायरेक्शन उल्टा हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये जब टक्कर के बाद क्या होगा, ये ट्यूब तो ऐसे ही रहेगा, ये ट्यूब तो ऐसे ही है, सुनना, ये ट्यूब तो ऐसे ही है, इसी तरीके से है, बट टक्कर के बाद क्या हो रहा है कि ये आगे वाला पार्टिकल V1 है 2V/3, ये तो इधर ही जा रहा है 2V/3 से, तो ये 2V/3 हो गया और इस पार्टिकल की वेलोसिटी निगेटिव है ना -V/3, तो ये बन गया -V/3 उल्टा हो जाएगा। अब कितने टाइम बाद दूसरा कोलिजन होगा, तो दोनों पार्टिकल को मिल के कितना दूरी तय करना है, 2πr दूरी तय करना है, तो 2πr इक्वल्स टू, इसने टी टाइम में कितना दूरी तय करेगा, टी टाइम ये जो दूरी तय करेगा, ये जो दूरी तय करेगा वो V/3 इंटू टी तय करेगा, और टी टाइम में ये कितना दूरी तय करेगा, ये तय करेगा 2V/3 इंटू टी तय करेगा। इससे टाइम की वैल्यू क्या आ गई, 2πr/v आ गई। आंसर है दिस वन। बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि थिन यूनिफॉर्म वायर इज बेंड टू फॉर्म अ 2 इक्वल साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। ये A है AB AC, वेयर द AB एंड AC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का है, AB 5 सेंटीमीटर का है। द थर्ड साइड BC ऑफ द लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये जो थर्ड साइड है इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है। फिर क्या कह रहा है, द यूनिफॉर्म ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट, इसकी डेंसिटी मान लो लैम्डा है इसकी, तो इसका मास क्या आएगा 5 लैम्डा, और इसकी डेंसिटी भी लैम्डा है तो इसका मास क्या आएगा 5 लैम्डा, और इसका डेंसिटी ट्वाइस है तो इसका मास क्या होगा 12 लैम्डा होगा, क्योंकि 6 इंटू 2 लैम्डा लिखोगे ना तो 12 लैम्डा आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम A, इस A से कितनी दूरी पर होगा सेंटर ऑफ मास, इस A से कितनी दूरी पर होगा, तो सिमेट्री से देखना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ, ये 5 है, ये है 3, तो ये एंगल क्या आएगा, ये आएगा 53 डिग्री। देखो कैसे, ये 5 है, ये लेंथ 5 है, ये लेंथ 5 के बराबर है, और ये लेंथ 3 के बराबर है, ये 3 के बराबर है, तो एंगल आएगा 53 डिग्री। अब देखो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास का जो इक्विवेलेंट बनेगा, और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा। अब तुम क्या करो, इस दोनों का सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में आएगा, यहां पे आएगा, और ये दूरी कितनी होगी तुम निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, ये एंगल कितना आएगा 37 डिग्री आएगा, 37 डिग्री, और ये तो बीच है तो 5/2 होगी, 5/2, ये दूरी यहां से लेके यहां तक, ये दूरी 5/2 होगी, 5/2। तो कोई पूछे कि ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी, तो 5/2 का cos 37 होगा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 5/2 cos 37 इज 4/5, तो ये आ गया कितना 4/5, ये 2 आ गया, ठीक है, तो ये 2 मीटर हो गया। अच्छा ये पूरी दूरी कितनी आएगी, अगर ये 5 है तो कोई पूछे ये दूरी कितनी होगी, पूरा ये दूरी कितनी होगी, तो आएगा 5 का cos 37, 5 cos 37 इज 4/5, दिस इज 4। हमें पता कैसे हो गया, अब ऐसे हो गया कि ये पॉइंट ए है और इस तरीके से एक लाइन है, और ये जो टोटल मास है ये 5 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा, ये 10 लैम्डा के बराबर मास हो गया, और इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से 2 के बराबर है, और यहाँ पे कितना मास है 12 लैम्डा के बराबर मास है, 12 लैम्डा के बराबर, और इसकी दूरी यहाँ से कितनी है 4 के बराबर है, ये है 4 के बराबर। अब क्या करो, इसको ओरिजिन मान के सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा दो, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या लिखोगे, y बराबर m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो m1 10 लैम्डा इंटू 2 प्लस m2 12 लैम्डा इंटू 4, 12 लैम्डा इंटू 4 डिवाइड बाई टोटल मास क्या गया 10 प्लस 12 इट इज 20
22। अब तो समझ सकते हो 22 का फैक्टर ना इसी में दिख रहा है, ये पार्ट में आंसर है 11 ना, 11 तो 22 में ही आएगा, तो आ भी जाएगा। देखो कैसे, ये 10 दूनी 20, 20 और ये 24, 34, 12 चौका 48, 48 और 20 कितना होता है, 48, 20 तुम्हारा हो गया 8, 68 बट्टा 22, इट इज 34/11। आंसर इज 34/11। बात समझ में आई कितना, डाउट है? ये पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट ए है, रुको, ये पॉइंट ए है ना ये, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है ये, मार्कर नहीं चल रहा है, अरे ए से लेके बीसी की मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस है। कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज एट ओरिजिन, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ही रहना चाहिए। वी कंक्लूड दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। एकदम गलत कह रहा है, यहाँ पे मान लो एक ही पार्टिकल हो लेकिन पास में हो, और यहाँ पे बहुत दो पार्टिकल हो सकते हैं, तो भी यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ सकता है, आ ही सकता है यार। ये जब मासेस तो बहुत ही ज्यादा हो जाए, बहुत नहीं बहुत कम हो जाए, और ये मास बहुत ज्यादा हो, तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मान लो इधर, समझ गए होगे तो फर्स्ट पार्ट रॉन्ग है, इक्वल क्यों, अलग अलग भी हो सकता है। बी पार्ट, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज द सेम एज द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एक्सिस, क्यों, ये भी गलत कह रहा है। थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस मे बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन वाई एक्सिस, ये सही हो सकता है। एक्स एक्सिस से मान लो ऐसे आइडेंटिकल दो पार्टिकल हो, और वाई एक्सिस भी दो पार्टिकल हो, तो सेंटर मास बीच में आ जाएगा। मे बी कह रहा ना, मे बी चल जाएगा, मे बी वर्ड है ना, मे बी है, इसकी वजह से चल जा रहा है, मस्ट होता तो नहीं चलता। थर्ड सही हो सकता है। फोर्थ, इफ देयर इज अ पार्टिकल ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस देयर मस्ट बी अ लिस्ट वन पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस, बिल्कुल गलत कह रहा है। इसलिए एक पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो, दूसरा पार्टिकल एक यहाँ पे हो और एक यहाँ पे हो, इसके वजह से इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाए, और फिर इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास बीच में हो जाए, मतलब ये मास बराबर हो जाए और ये दूरी बराबर हो, आ गया ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास। तो अगर एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो दो पार्टिकल इस निगेटिव एक्सिस पे हो, जरूरी थोड़ी है एक निगेटिव के ऊपर हो एक निगेटिव के नीचे हो, तभी हो सकता है। फोर्थ गलत हो गया, इसका मतलब कह रहा है कि टू पार्टिकल इक्वल मासेस, इनिशियल वेलोसिटी इतना इतना, द फर्स्ट पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन इतना व्हाइल अदर हैज एक्सेलरेशन 0, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल विल मूव ऑन। सेंटर ऑफ मास किससे मूव करेगा, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले निकालेंगे, वो कितना आएगा m1 v1 प्लस m2 v2, तो 2 I cap into m प्लस 2 j cap into m डिवाइड बाई टोटल मास, इट इज 2m। इससे वैल्यू क्या आ गई, I cap प्लस j cap। ऐसे ही सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालोगे, तो इसका क्या फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन I cap प्लस j cap है, तो क्या लिखेंगे m इंटू I cap प्लस j cap, एन प्लस दूसरे का एक्सेलरेशन 0 है डिवाइड बाई 2m। इससे एसीएम की वैल्यू क्या आ गई, I cap प्लस j cap अपॉन 2 आ गई ना। अब ये भी I cap प्लस j cap है एक्सेलरेशन, अब वेलोसिटी भी I cap प्लस j cap है, तो क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पैरेलल है? हाँ, अगर पैरेलल है तो मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तो आंसर इज स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आया?